एक तो देखें आपका जो ये वाला यूनिट है इसमें से ही कहीं ना कहीं आपका लॉन्ग क्वेश्चन, एक फुल क्वेश्चन आप ये मान के चलें कि व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या फिर व्हाट आर द कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वह कैसे फॉर्म होते हैं, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आ सकता है। इस यूनिट से बता रही हूँ। या क्वेश्चन इस हिसाब से आ सकता है कि टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनका पूरा एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, वो अलग अलग स्टेजेस में फॉर्म होता है, उसका फॉर्मेशन कह सकता है बोलने। इस यूनिट से एक और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, कि ओवरऑल दोनों के जो फॉर्मेशन के मैकेनिज्म है वो काफ़ी डिफरेंट है। हालांकि दोनों होते साइक्लोन्स ही हैं, लेकिन दोनों के फॉर्मेशन के मैकेनिज्म जो हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो दोनों के मैकेनिज्म को समझाते हुए एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी इस वाले यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है। ये तो है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस यूनिट के, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इनमें से आप देखिए 7 JPSC में आपका आया हुआ भी है, राइट। लेकिन इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एयर मासेस ऑफ फ्रंट वाला जो टॉपिक है, मान लीजिए कि टेम्परेट साइक्लोन्स में ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर फ्रंट्स एंड हाउ आर दे रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वी नो कि टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन क्या है, लेकिन क्वेश्चन लिखनी कहीं ना कहीं आपको वही चीज़ें होंगी, स्टेजेस आपको वही समझाने होंगे, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए कि एग्जामिनेशन में भी बच्चा फ्रंट का नाम देख के साइक्लोन ना रिलेट कर पाए, तो क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है फ्रॉम दिस यूनिट। जहाँ तक इसके पहले यूनिट्स की बात है, इसके पहले यूनिट्स तक की जो बात है, तो एक पूरा हीट बजट का भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट बैलेंस या हीट बजट इन मीटियोरोलॉजी। हिंदी में लिखवा दूंगी आप लोगों को, फिर भी आपको क्वेश्चन क्या है वो तो हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस क्या हैं। हीट बजट का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और दूसरा कि ये क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना को या फिर ह्यूमन हेल्थ और क्लाइमेट को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। ये क्वेश्चन हीट बजट या फिर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का जो फिनोमेना है उससे क्लाइमेट और हेल्थ वाला फिनोमेना रिलेट करके क्वेश्चन जो आ सकता है। ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स के क्वेश्चन को ना अलग अलग घुमा के पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कंडीशंस पूछ सकते हैं, या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ये भी पूछ सकता है कि हाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो समुद्र के ऊपर कैसे ओरिजिनेट करते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन सीज़ के ऊपर होती है। तो अभी जब हम लोग ये पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा दैट उसका प्रोसेस क्या है, पूरा फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट साइक्लोन। ये आप मान के चले अपने में एक लॉन्ग 40 मार्क्स का आंसर है, इस यूनिट से कह रही हूँ। तो लिखवा दूंगी क्वेश्चन आप लोगों को, एक बार समझ लें, एयर मासेस अब समझ लें। क्वेश्चन अभी तक जो टॉपिक मैंने आप लोगों को लिखवाया है पूरा, मैं आप लोगों को कह रही हूँ आप ये मान के चलें दैट दोज थिंग्स आर एंटायर। एक टॉपिक स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो अपने आप में एक फुल लॉन्ग आंसर है, तो आप वो मान के चले वो 40 मार्क्स का फुल लॉन्ग आंसर है। जो कॉपी में लिखाई गई ये चीज़ें उनको कम से कम 40 मार्क्स के आंसर के हिसाब से याद करते जाएं कि एक 40 मार्क्स का प्रोबेबल आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, वो सारे मैंने उसी हिसाब से चीज़ें आप लोगों को लिखवाई है, ये मान के दैट दोज आर 40 मार्क्स लॉन्ग आंसर्स। अदरवाइज मैं इतना शायद डिक्टेट नहीं भी करती, पॉइंट्स बस लिखवा देती, बट क्योंकि आपके 40 मार्क्स के आंसर्स आते हैं इसलिए पूरे उस पैटर्न में लिखवा रही हूँ। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एयर मास। ये वर्ल्ड में एयर मास का ही डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, इसलिए मैं ये मैप लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। पहले हालांकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है कि एयर मास क्या होता है। वी हैव कम अक्रॉस दिस टॉपिक व्हेन वी वर डिस्कसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कि कोई भी जगह से अगर कोल्ड एयर मास बह रही है तो वो टेम्परेचर को ठंडी कर रही है, कोई भी जगह से वार्म एयर मास बह रही है तो वो उस जगह के टेम्परेचर को जो है वो गर्म कर रही है, वार्म एयर मास। लेकिन एयर मास क्या है? एयर मास क्या है? किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मान लीजिए हवा, पहले तो हवा थोड़ी रुकी हुई है फॉर सम टाइम,
क्योंकि अगर हवा बहुत मूवमेंट में है तो वो उस पर्टिकुलर जगह के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर नहीं कर पाएगी। व्हाट आई मीन इज, मान लीजिए अगर हवा कंटिन्यूसली मूव कर रही है, व्हेनेवर, जब भी हवा मूव करती है उसके कारण हीट और मॉइस्चर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जब हवा मूव करती रहेगी तो वो किसी एक जगह के फीचर्स को अपने में कैसे समा पाएगी। मान लीजिए कि कोई ठंडी जगह है, उस ठंडी जगह के ऊपर अगर एयर मास कुछ समय तक स्थिर रहेगी तभी तो वो हवा जो है वो ठंडी हो पाएगी। सिमिलरली अगर कोई जगह है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो वो एरिया पे अगर हवा जो है कुछ समय के लिए स्थिर है तो वो एयर मास जो है वो गर्म हो जाती है। और ये जो है वो छोटे पैकेट्स ऑफ एयर नहीं है, दीज आर लार्ज पैकेट्स ऑफ एयर। अब आप देखें ना, ये देखें इनका डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि मैप थोड़ा हेजी है बट आपको ओवरऑल देखिए रेड से फिर से आपको कंपैरेटिवली वार्मर वाली चीज़ें पता चल रही है। आप देखें इनका स्ट्रेच, देखें कितना ज़्यादा स्ट्रेच है। ऐसा नहीं है इसको कोई लोकलाइज्ड फिनोमेना, एक छोटे जगह के फिनोमेना के हिसाब से नहीं सोचे। आप समझे कि पूरे कॉन्टिनेंट्स या पूरे ओशंस के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि जब तक एक बहुत ज़्यादा एक काफ़ी लंबे स्ट्रेच जगह में गर्मी या ठंड नहीं होगी तब तक वो हवा वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समा पाएगी। समझ में आ रही है कि एयर मास होता क्या है? अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ मास, होमोजेनियस एरिया है, लार्ज स्ट्रेच ऑफ मास जो कि एक किसी पर्टिकुलर जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करता है। उसके कारण उस पूरे एयर मास का एक लगभग फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उस एयर मास की वो लगभग पूरे एयर मास में समान होती है। ठीक है, ये लिख लें, डेफिनेशन लिख लें इसकी। एयर मास पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट? An air mass is an immense body of air moving over the earth's surface, या present over the earth's surface लिखें, present over the earth's surface which has uniform physical properties at a given altitude. They have uniform characteristics in terms of temperature, pressure and moisture. हिंदी में वायु राशि वायुमंडल का वह विशाल, विस्तृत एवं घना भाग है जिसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान एवं आर्द्रता
में समरूपता पाई जाती है। ठीक है, अब आप देखें दो बात समझे। एक, या तो ये पोल्स की तरफ होंगी, पोल्स मतलब मान लीजिए ये पोल्स, ठीक है, या फिर ट्रॉपिक से क्लोजर होंगी, या तो पोल्स से क्लोज होंगी या तो ट्रॉपिक से क्लोज होंगी, यानी कि इक्वेटर की तरफ। तो एक पोल्स वाली और एक ट्रॉपिक्स, ठीक है। दूसरी बात, या तो ये कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आएंगी, या तो ये कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है विच इज डोनेटेड बाय सी, या तो ये ओशन बॉडीज के ऊपर है, ओशन बॉडीज या सी, जिनको हम मेरीन सरफेसेस भी कहते हैं, ठीक है, विच इज डोनेटेड बाय एम। बेसिकली डिवीजन आप समझें कि दो तरीके से हैं, या तो लैटिट्यूड के हिसाब से, उनकी जगह के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पोल्स के से ज़्यादा नज़दीक हैं या फिर ट्रॉपिक से ज़्यादा नज़दीक हैं। दूसरी बात ये वाली बात है, या वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है या फिर ओशन के ऊपर है। तो जो पोल्स या ट्रॉपिक्स के ऊपर है वो बात डिटरमाइन करती है कि उस पर्टिकुलर एयर मास का टेम्परेचर कैसा होगा, ठीक है। और अगर कॉन्टिनेंट और ओशन की बात है तो कॉन्टिनेंट और ओशन की बात पे ये बात डिटरमाइन होती है कि इसमें ह्यूमिडिटी है या नहीं है, पानी की क्वांटिटी, मॉइस्चर की क्वांटिटी जो है वो उसमें है या नहीं है। और कहीं ना कहीं फिर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर सीज़न में अगर लैंड के ऊपर है, ठंडे टाइम में अगर लैंड के ऊपर है तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडी हो रही होगी। वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो टेम्परेचर में हमने जिस हिसाब से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन पढ़ा था, वो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन भी मान लीजिए लोकल लेवल पे। पर इन जनरल ये चार कारणों से इनका डिवीजन है, वो समझ में आ गया। अब इन चारों फैक्टर्स के कारण ये सारे एयर मासेस जो हैं वो फॉर्म होते हैं। आप देखें ये सारे का कॉम्बिनेशन जो है, जो कॉन्टिनेंट के ऊपर पोल्स में है वो पोलर कॉन्टिनेंटल, ठीक है। जो पोल्स के पास है लेकिन मेरीन ओशन बॉडीज के ऊपर है वो पोलर मरीन, मरीन पोलर, पोलर मरीन। और सिमिलरली इधर भी हैं ये दोनों, और ये दोनों आप देखें ये कंपैरेटिवली ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, विच आर रिलेटिवली कूलर, आप एक तरह से मान लें। और ये जो है वो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और ये है दूसरी तरफ मरीन ट्रॉपिकल। तो इन चारों के ही कॉम्बिनेशन से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के एयर मास जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है वो अलग अलग रीजन में है। मान लीजिए कि कॉन्टिनेंटल एयर मास है, ठीक है, बट कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दोनों हेमिस्फीयर में लगभग सारी तरह की एयर मासेस फॉर्म हो रही है, बट इधर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वाला जो फिनोमेना है वो ज़्यादा, आप देखें, ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में। इधर कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रेच जो है वो कम है, तो वो छोटे एरिया में फॉर्म हो रही है। तो दिस इज़ द मैप ऑफ द एयर मास। और अब ये जो चारों फिनोमेना मैंने बताया, ये चारों एस्पेक्ट बताया कि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हो रही है या फिर ओशंस के ऊपर हो रही है या फिर ट्रॉपिक्स के पास हो रही है या पोल्स के पास हो रही है, भूमध्य रेखा के पास हो रही है या फिर ध्रुव के पास हो रही है, उसके बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है एयर मासेस का, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। इसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये बात बता रही हूँ, बिकॉज यही एयर मासेस हैं, कल फ्रेंड्स बताया था ना एक बार को आप लोगों को, यही एयर मासेस जो है अलग तरह के एयर मासेस जब कोलाइड करेंगी, ये देखिए मेरीन ट्रॉपिकल, मेरीन पोलर, ठीक है, ये अलग तरह के जब कोलाइड करती हैं तो कहीं ना कहीं यही साइक्लोनिक एक्टिविटीज़, कहीं पे किस तरह की कितनी बारिश हो रही है, कितनी वर्षा हो रही है, जब ये इनका कोलिजन होता है तो उन्हीं फैक्टर्स के कारण होता है। तो कहीं ना कहीं एयर मासेस का ही एप्लीकेशन ओवरऑल जो है वो खास करके साइक्लोनिक टेम्परेट साइक्लोन्स के फॉर्म्स में, इन्हीं चीज़ों को हम लोग को आगे समझना होगा। इसलिए
हालांकि इसको बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग कम से कम जो चारों है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, इसलिए आप लोग ये नोट कर लें। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस। Broadly, air masses are classified into polar and tropical air mass. Polar and tropical air masses. Both the polar and continental air mass. Both the polar and continental air mass can be either maritime or continental. Either maritime or continental. हिंदी में लिख लें वायु राशि का वितरण। वायु राशि का वितरण स्थल खंड और समुद्र के वितरण के आधार पर, स्थल खंड और समुद्र के वितरण के आधार पर निर्धारित चार आधारभूत वायु राशियों का निर्धारित चार आधारभूत वायु राशियां पाई जाती हैं। पहला लिख लें कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। थोड़े से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बस हमें समझना है, और मान लीजिए कि कुछ जगह के नाम बता दूंगी कि कहाँ पे फॉर्म्ड है, हालांकि मैप से क्लियर है लेकिन फिर भी। एक टर्म है सोर्स रीजन, ठीक है, अभी मैं बताना भूल गई, फिर भी बस बता दे रही हूँ। सोर्स रीजन वो जगह है जहाँ पे एयर मास ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे एयर मासेस फॉर्म होती हैं, उस पर्टिकुलर जगह को, उस पर्टिकुलर एयर मास का सोर्स रीजन कहा जाता है, ठीक है, सोर्स रीजन। तो अभी हम लोग जब ये देखेंगे तो ये बात आएगी कि द सोर्स रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एयर मास इज, मान लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका या एशिया, सोर्स रीजन क्या है, कहाँ पे वो फॉर्म हो रहा है। मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अब हर पॉइंट इसमें समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जनरली क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन इफ दे विल कम तो या तो पूरा डिटरमाइन करने आएगा और उसमें क्वेश्चन आएगा टेम्परेट साइक्लोन वाला, या तो फिर कुछ इसमें से पॉइंट्स, मान लीजिए कि कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास है, उसके कुछ फीचर्स देके ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिवियल क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं होगी। तो लिख लें कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास और ब्रैकेट में कॉन्टिनेंटल पोलर, ठीक है। सोर्स रीजन ऑफ दीज एयर मासेस पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर, सोर्स रीजन ऑफ दीज एयर मासेस are the Arctic basin of these air masses are the Arctic basin, Northern America, Arctic basin, Northern America, Eurasia, and Antarctica। ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि उनका लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लें, दीज एयर मासेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, दीज एयर मासेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय
dry, cold and stable conditions. With very cold and dense air during winters at the source region due to prolonged terrestrial radiation. The wind circulation is gentle. ठीक है, इतनी बात कम से कम एक पर्टिकुलर, बहुत सारे और ट्रेड्स भी हैं बट कुछ कम से कम इतनी बात समझे। सिंपल सी क्या बात है, आप देखिए कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फॉर्म हो रही है, पोलर एरियाज़ में फॉर्म हो रही है। पोलर एरियाज़ के कॉन्टिनेंट्स के ऊपर फॉर्म होने के कारण दीज आर एक्सट्रीमली कोल्ड हैं एंड कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हैं, ओशन बॉडीज़ के ऊपर तो है नहीं जो इनमें मॉइस्चर होगा, बिकॉज दे आर कोल्ड, दैट इज़ वाई ड्राई कंडीशंस। और बिकॉज प्रोलॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब है अर्थ से ही जो, जैसे हमने वो नहीं पढ़ा था इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वाला कंडीशन, जैसे पढ़ा था कि कोल्ड एरिया के कॉन्टैक्ट में आने से कोल्ड टेम्परेचर उसके एयर में हो रहा है। तो सिमिलरली आप समझें कि बहुत ठंडी जगहों पे कंटिन्यूसली, और ख़ासकर उसमें भी विंटर सीजन अगर है तो कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण, कंटिन्यूस टेरेस्ट्रियल अर्थ के रेडिएशन के कारण क्या हो रहा है, देयर इज़ अ कोल्ड एयर मास, कोल्ड है, ड्राई है, ये बात दोनों ध्यान में रखें। और उसका लोकेशन आप देखें, नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप एशिया वाला एरिया, यूरेशिया इसको कहते हैं, और ये आर्कटिक वाला बेसिन के पास। ठीक है, हिंदी में लिखें, हिंदी में लिख लें ध्रुवीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय महाद्वीपीय ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि मुख्यतः नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया के ऊपर विकसित होती है, अंटार्कटिका भी लिख लें, नहीं आर्कटिक बेस, हाँ अंटार्कटिका भी लिख लें, आर्कटिक बेसिन और अंटार्कटिका भी जगह का नाम लिख लें। ये वायु राशियाँ कड़ाके की सर्दी, हिमपात, और पाला का वातावरण उत्पन्न करती है। अनेक तटवर्तीय क्षेत्रों में भी का वातावरण उत्पन्न करती है।
अनेक तटवर्ती क्षेत्रों में भी तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है, हिमांक के नीचे चला जाता है। ठीक है, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, उत्तरी साइबेरिया, अंटार्कटिका, जगह का नाम लिख लिया ना, या फिर यूरेशिया लिखा है। ये यूरेशिया, ये साइबेरियन डेजर्ट इधर ही तो है, रशिया वाला डेजर्ट को ही साइबेरियन डेजर्ट कहते हैं। तो आप यूरेशिया लिखें, साइबेरिया लिखें, जो भी लिखें, एक ओवरऑल, और इसका लोकेशन कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ये क्या है, जिन एरियाज में है वहाँ का टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जाहिर सी बात है, एक तो पोल्स के पास है, प्लस कॉन्टिनेंट के ऊपर से डेवलप होने वाली हैं, तो ये और ज़्यादा ठंडी हैं, बिकॉज कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। इसलिए एक तो पोलर एरियाज हैं प्लस कॉन्टिनेंटल हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी एयर मासेज हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, मैरीटाइम पोलर एयर मास, मैरीटाइम पोलर, the source region of these air masses are oceans between 40 and 60 degree latitude. These are actually those continental polar air masses which have moved over the warmer oceans, got heated up and collected moisture. The conditions, these are actually those continental polar air masses which have moved over the warmer oceans, got heated up and have collected moisture. The conditions over the source regions are cool, moist and unstable. The conditions over the source regions are cool, moist and unstable. The weather during winters is characterized by mild temperatures, high humidity, overcast skies and occasional fog and precipitation. एक बात को यहाँ पे समझें। देखें, अभी जो ये बात है, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, जैसे ये कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस है, बिकॉज दीज आर ओरिजिनेटिंग ओवर द कॉन्टिनेंट्स, इसलिए कहीं ना कहीं ये सबसे ठंडी एयर मासेस है। ठीक है, और ये मैरीटाइम पोलर जो है वो यहाँ के एयर मासेस से तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडी है, इसीलिए कूल टर्म यूज़ किया है। लेकिन
आप देखें कि ये यहाँ पर एक तरह से यहाँ वाली जो एयर मासेस है, जब ये ओशंस के ऊपर मूव कर जाती है, अगर इनमें ह्यूमिडिटी है, अगर ये मरीन है तो इनमें ह्यूमिडिटी है, तो अपने कंपैरेटिव वाले लैटिट्यूड के पोलर एयर मासेस से ये कंपैरेटिवली थोड़ी गर्म होगी। लेकिन आप इनको गर्म का मतलब ट्रॉपिकल जितने गर्म ना समझें, ठीक है। कंपैरेटिवली आप देखें इनके कंपैरिजन में थोड़ा गर्म है। तो जैसे ये अपने आसपास के एरियाज़ को क्या करते हैं, बिल्कुल फ्रोज़न रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर्स जो हैं वो उतनी एक्सट्रीम्स नहीं हो रही है। दीज आर कंपैरेटिवली कूल, उतनी ठंडी नहीं है जितना कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस जो है अपने एरियाज़ को कर रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि सबसे ठंडी कौन सी है, एंड देन उसको आप मान के चले दैट दे आर माइल्ड टेम्परेचर्स मान के चलें। एक्सट्रीम टेम्परेचर जो एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पे हो रहा है वो चीज़ नहीं हो रही है मरीन पोलर एयर मासेस के कारण। हिंदी में लिख लें, ध्रुवीय महासागरीय, पहले तो एक पॉइंट बना के लिख दें आर्कटिक सागर भौगोलिक वितरण में कि आर्कटिक सागर के पास पाई जाती है। ध्रुवीय वायु राशि का विकास आर्कटिक सागर तथा उत्तरी अटलांटिक सागर में होता है। यह वायु राशि दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई, यह वायु राशि दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई क्रमशः गर्म एवं आर्द्र हो जाती है। अंततः यह हवा या यह वायु राशि लिख लें, यह वायु राशि पछुआ हवा के संपर्क में आकर शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण, प्रभावी वर्षा एवं कोहरे का विकास करती है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लें इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, the source region of these air masses include tropical and subtropical deserts of Sahara, in Africa and of West Asia and Australia, These air masses are dry, hot and stable at the source region. They are dry during both summer and winter,
but and very hot during summer. With scanty rainfall throughout. With scanty rainfall throughout. हिंदी में लिखें उष्ण महाद्वीपीय वायु राशि. हाँ, थर्ड, उष्ण महाद्वीपीय वायु राशि. पहले इसका जो रीजन है, जहाँ पे भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन है वो लिख लें. उपोष्ण उच्च भार के महाद्वीपीय क्षेत्र ब्रैकेट में सहारा. उपोष्ण उच्च भार के महाद्वीपीय क्षेत्र सहारा. अरब रेगिस्तान. भारतीय उपमहाद्वीप. भारतीय उपमहाद्वीप. इंडिया में भी तो डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट. ये सब आप देखें ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो है ना, मेनली आपके उन एरियाज़ के ऊपर ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस जो है वो मेनली डेवलप हो रही है. चीन का महाद्वीपीय क्षेत्र ठीक है. रीजन्स लिख लिया. एक बुलेट पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट में लिखे इस वायु राशि का ऋतुइक प्रभाव ही ऋतु के हिसाब से ऋतुइक प्रभाव ही होता है. जाड़े में भारतीय महाद्वीप, अरब एवं सहारा क्षेत्र से शुष्क हवाएं समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं. लेकिन ग्रीष्म काल में यह हवा गर्म ह्यूमिड को क्या बोलेंगे, आर्द्र कहते हैं. वह आर्द्र हो जाती है. जो बात आप कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस की क्या बात कही जा रही है, देखें कहीं ना कहीं इनका टेम्परेचर जो है वैसे तो बहुत हाई है इफ़ यू कंपेयर इट विद द पोलर एयर मासेस, क्योंकि एक तो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हो रही है. बट अगर इनके विद इन समर्स और विंटर्स का डिफरेंस देखा जाए तो समर सीजन में, विंटर्स में क्या है, इन एरिया में मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल नहीं है. देखें एयर मासेस के अलावा पूरे एरिया में विंड्स भी हैं, विंड्स भी बह रही है, जिनके कारण थोड़ी बहुत उनमें किन कारणों से मॉइस्चर आ रहा है और नहीं आ रहा है वो भी डिटरमाइन होती है. जैसे आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझे, जो बात इसमें कही गई है ना कि सीजनल थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है उसमें, वो क्या ये बात कह रही है कि जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही समझें और ओवरऑल लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में उसी तरह का एयर मूवमेंट देखा जाता है. हालांकि मानसून नहीं देखा जाता, लेकिन एयर मूवमेंट जो है वो उसी तरह का देखा जाता है. इंडिया में भी आप देखें कि समर सीजन में क्या है, इस डायरेक्शन से साउथ वेस्ट मानसून जो है वो यहाँ आती है, जिससे कारण थोड़ा मॉइस्चर वो लेके आती है. मैंने आप लोग को लिखवाया ना कि इस इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखवाया होगा कि जबकि ये कॉन्टिनेंटल एयर मास है, लेकिन थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है इसमें इन समर सीजन बिकॉज ऑफ द विंड्स दैट आर ब्लोइंग.
जिसके कारण क्या होता है कि गर्मी में यही कारण है जिनसे यहाँ रेनफॉल होता है। प्रेसिपिटेशन का अलग अलग फॉर्म है। अब यहाँ भी प्रेसिपिटेशन हो रहा था, बट हियर प्रेसिपिटेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। ठीक है, स्नोफॉल की बात हो रही थी। यहाँ प्रेसिपिटेशन थोड़ा बहुत जब कंडेंसेशन हो रहा है तो रेनफॉल के टर्म्स में हो रहा है। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर विंटर्स में देखें तो ये हवाएं बिल्कुल शुष्क हैं, दे डू नॉट हैव द ह्यूमिडिटी। तो थोड़ा बहुत इनके सीजन्स के हिसाब से इन एयर मासेस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। ऑल्दो दीज आर कॉन्टिनेंटल, लेकिन समर सीजन्स में इनमें थोड़ी ह्यूमिडिटी जो है वो देखी जाती है। क्योंकि एक चीज़ और देखें, ये जो एयर मासेस है ना, ठीक है, ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अक्वायर तो कर रही हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना कि ये अपनी जगह पे फिक्स ही हैं। कंटिन्यूसली जो विंड्स हैं वो ब्लो कर रहे हैं। ये सब आइडियल कंडीशंस है। कंटिन्यूसली आप देखें एयर भी मूवमेंट में है, सॉरी अर्थ जो है वो मूवमेंट में है, अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसके अलावा उस पर विंड्स ब्लो कर रहे हैं। तो ठीक है, इसने प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की, बट थोड़ी बहुत उसमें और प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग अपॉन लोकल कंडीशंस भी जो है वो एक्वायर हो रही हैं। जैसे इसमें भी हमने देखा था ना, इसमें भी ये लाइन लिखवाई गई थी, कहीं ना कहीं ये कॉन्टिनेंटल एयर मासेस है जो बाद में ओशंस के ऊपर मूव कर गई हैं। इंग्लिश में मैंने ये लाइन लिखवाई है, इफ़ यू रिटेन इट, उसमें ये लाइन लिखाई गई है। जब आप लोग पढ़ेंगे वापस से तो आपको ध्यान में आ जाएंगी चीज़ें। तो थोड़ी बहुत सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स साइक्लोन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। राइट, द लास्ट वन, मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। The source region of these air masses, maritime, tropical. Source region of these air masses include the oceans in the tropics and subtropics. The source region of these air masses include the oceans in the tropics and subtropics, such as Mexican Gulf, the Pacific and Atlantic Oceans. These air masses are warm, humid, and unstable over the western margins of oceans. Western margins of oceans. During summer, the weather is characterized by high temperatures, high humidity, cumulus clouds, and convectional rainfall. The weather during winters has mild temperatures, overcast skies with fog and occasional drizzle. Drizzle मतलब हल्की रेन। उष्ण महासागरीय वायु राशि, इसका मुख्य स्रोत प्रशांत और अटलांटिक महासागर है।
लिख लें हिंदी में। और जब ये उत्तर की ओर जाती है तो पछुआ हवा तथा दक्षिण की ओर जाती है तो सन्मार्गी हवा का रूप लेती है। जाती है तो सन्मार्गी हवा का रूप लेती है। इतना ना इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाएं, ठीक है, इतना टेक्निकल। मैं ये वाली बता रही हूँ आप लोग को, मेरीन ट्रॉपिकल बता रही हूँ। आप देखें कि इसका सोर्स रीजन क्या है, जो मेनली ओशियंस हैं, ट्रॉपिक्स के जो ओशियंस हैं उन रीजन्स पे ही ये मेनली पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आप लिखें, मैं अपने से लिखा रही हूँ, लिखें इनको। ये वायु राशि गर्म, आर्द्रयुक्त, अनस्टेबल को क्या कहते हैं, हाँ, एवं अस्थायी होती है, जो भी है, व्हाटएवर यू राइटिंग। जब भी हम लोग ज्योग्राफी में स्टेबल और अनस्टेबल की बात करते हैं तो स्टेबल और अनस्टेबल का क्या मतलब है। मान लीजिए अनस्टेबल का मतलब है दैट कंटिन्यूसली उसमें मॉइस्चर आ रहा है एंड देयर इज़ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एयर। हमेशा मैं ये बात बता रही हूँ ना आप लोगों को कि ड्राई एयर जो है वो स्टेबल है, वो डिसेंड हो रही है। तो ऑन द अदर हैंड जो गर्म हवा है और जिनमें मॉइस्चर है, आप देखें मैंने लिखवाया है कि दीज आर अनस्टेबल। रीज़न क्या है, इनमें कंटिन्यूसली हीट मिल रही है, कंटिन्यूस हीट मिलने के कारण, और ह्यूमिडिटी है उनमें क्योंकि ओशंस के ऊपर है, ह्यूमिडिटी है ना, जाहिर सी बात है। बिकॉज ह्यूमिडिटी है, कंटिन्यूसली वो टेम्परेचर को कैप्चर करते जा रही हैं। टेम्परेचर को कैप्चर करने के कारण ही तो एयर का मूवमेंट उनमें आएगा। लेकिन अगर वो ठंडी हवाएं हैं जिनमें मॉइस्चर है ही नहीं, तो कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं, एयर जो है वो सिंक डाउन करने लगता है। इसी कारण से उनको अनस्टेबल कहते हैं। और दूसरे तरफ ये जो मॉइस्चर और हाई टेम्परेचर वाली हवाएं हैं उनको अनस्टेबल कहते हैं। तो आप देखें ये मैरीटाइम वाली भी हैं प्लस ट्रॉपिकल भी हैं, इसीलिए अनस्टेबल हैं। गर्मियों में इसमें उच्च तापमान, गर्मियों में या फिर यहाँ उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, पाई जाती है। एवं, हाँ वर्षा भी लिख लें, एवं संवहनी कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा पाई जाती है या संवहनीय वर्षा पाई जाती है। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल जो मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया, देखिए रेनफॉल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल आप जनरली इस बात को समझ लें, जो संवहनीय वर्षा लिखवाया है टर्म, उसको कम से कम ये बात जान लें कि किस तरह की रेनफॉल होती है। देखिए ट्रॉपिकल एरियाज़ में या जो भी ट्रॉपिकल एरियाज़ जो गर्म एरियाज़ हैं उनमें क्या होता है दैट बिकॉज एवरी डे सन वहाँ डायरेक्ट है, सन की डायरेक्ट रेज वहाँ पहुँचती है। सन की डायरेक्ट रेज पहुँचने के कारण वो एरियाज़ जो है बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हुई, गर्म होने के कारण वो क्या करेगी, ह्यूमिडिटी जो है उन एरियाज़ में उसमें टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब होने के कारण गर्म हवा, जाहिर सी बात है, इट विल स्टार्ट राइजिंग। और क्योंकि देखें टेम्परेचर जो है वो गर्म है ही, इसलिए कंटिन्यूस सोर्स आपको मिल रहा है कि वो गर्मी जो इंक्रीज़ करते जा रही है और एयर का मूवमेंट जो है वो अपवर्ड जा रहा है। इसलिए आप जनरली देखें कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में ऐसा देखा जाता है
कि दिन में गर्मी हुई और थोड़े टाइम बाद जो है वो बारिश हो जा रही है, बहुत उस तरह के रेनफॉल को जो कहते हैं दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल, और ये जनरली ट्रॉपिकल एरियाज में ही देखी जाती है। तो आप देखिए जाहिर सी बात है कि ये जो मेरीन ट्रॉपिकल पर्टिकुलरली एयर मासेस होंगी आपकी, जिनमें टेम्परेचर भी हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई है, तो दे विल गिव राइज टू कन्वेक्शनल रेनफॉल। खास करके किस सीज़न में? समर सीज़न में। विंटर्स में क्योंकि उन एरियाज़ में भी टेम्परेचर कंपैरेटिवली जो है वो कम हो जाएगा समर्स से अगर कंपेयर करें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल समर्स में उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, विंटर्स में प्रोमिनेंट नहीं है। विंटर्स में इन एरियाज़ का भी कंपैरेटिवली जो है, जब यहाँ पे अगर पूरी एरिया में बर्फ़ भरी हुई है, ब्लिजर्ड्स हैं, स्लीट है, स्नो है, इस तरह की एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं, लेकिन इन एरिया में कंपैरेटिवली जो है वो कूलर, अपने गर्मी के मौसम से वहाँ कंपैरेटिवली कूलर टेम्परेचर जो है वो देखा जाता है, मतलब माइल्ड टेम्परेचर देखा जाता है, जिसको सुहावना मौसम नहीं कहते, दैट इज़ माइल्ड टेम्परेचर्स इज नोटिस ड्यू टू द मेरीन ट्रॉपिकल एयर मासेस। तो ओवरऑल आपको देखें बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज या बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की, उनके नाम से ही आपको कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पता चल गए होंगे। अगर आप लोगों को, अब आप लोग फ़िलहाल ये चीज़ ढंग से बना नहीं पाएंगे, फिर टेकन द फोटो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ किसी बुक से देख लें या फिर नेट से कभी देख लें, या इन जनरल आपको समझ में आ रहा है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि क्या है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एयर मासेस में वैसे मान लीजिए इंडिविजुअली हम लोग एक ये ट्रॉपिकल एयर मास, एक ये मेरीन एयर मास, चाहे तो इनके भी इंडिविजुअल फिनोमेना को भी डिस्कस कर सकते हैं, बट वो इंडिविजुअल फिनोमेना अगर आपके एग्जाम में अलग से आएंगे ही नहीं, सो देयर इज़ नो पॉइंट डिस्कसिंग इट सो मच। ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आपको समझ में आ गई हैं एंड दैट इज़ एनफ। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं विच इज़, बोले पोलर मेरीन एयर मास के बारे में पॉइंट लिखा है। सेकंड पॉइंट में वहाँ पे लिखा है कि यह वायु राशि दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, गर्म एवं आर्द्र हो जाती है। अंततः यह वायु राशि पछुआ हवा के संपर्क में आकर शीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन्स, शीतोष्ण चक्रवात को डेवलप करती है, ये बात। तो क्या मैम दक्षिणी ध्रुव में जो है अंटार्कटिक के ठीक ऊपर भी दिख रहा है एयर मास, या इसका रिस्पॉन्स लागू होता है क्या? देखें जनरली जो साइक्लोन्स है ना, क्योंकि इन एरियाज़ में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, दक्षिणी एरिया में ये चीज़ देखी जाती है कि पूरे एरिया में आप देखिए जहाँ पे ये एयर मासेस हैं, ये एयर मासेस में कॉन्टिनेंट्स तो है नहीं, कॉन्टिनेंट्स नहीं होने के कारण टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट जो है, टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं वो इधर ही पाए जाते हैं, इसीलिए वो बात है। अभी जब हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ेंगे ना, तब आप लोग ये चीज़ देखेंगे। अभी जो आप बात कह रहे हैं, देखिए टेम्परेट साइक्लोन्स, ये मेरीन पोलर एयर मास इधर वाली देखें, ये मेरीन पोलर एयर मासेस के पास, और कहीं ना कहीं ये जो ठंडी जगहें होंगी इन पे ये टेम्परेट एयर मासेस फॉर्म होती है, क्योंकि जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस इतना ना हो कि एक एयर मास आ रही है और दूसरे एयर मास को इतना ज़्यादा पुश करिए, उतना ज़्यादा हवा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तभी तो वो कहीं ना कहीं उस पूरे, आप समझे, एक बहुत बड़े से एरिया में वो चीज़ प्रोमिनेंटली हो पाएगी। दूसरी बात आप देखें ना, इस एरिया में वो डिफरेंस होने के कारण कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, आप लोग के सिलेबस में वो विंड्स तो है नहीं, लेकिन कुछ और भी वेव्स हैं, रोजबी वेव्स हैं, इस तरह के फिनोमेना जो हैं वो इस तरफ इन एरियाज़ में देखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें मिल के जब साइक्लोन पड़ेंगे तो वो सारी चीज़ों का भी असर है, लेकिन क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा, लैंड और सी का डिफरेंस होने के कारण इधर ज़्यादा पता चलता है, इसलिए ये इधर ही देखी जाती हैं, ठीक है। बाकी जब हम लोग टेम्परेट साइक्लोन अलग से डील करेंगे तो हम लोग उसको और ध्यान से पढ़ेंगे। अभी बस ओवरऑल आपके कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, इनके एयर मासेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उनको हमने देख लिया है।
हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एयर मासेस हो गया, फ्रंट्स। वो इसी का एक तरह से क्या उसको कहते हैं, एक्सटेंशन है। हेडिंग लिख ले, फ्रंट्स। ठीक है। कल भी मैंने आप लोगों को एक, जब हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन देख रहे थे तो फ्रंट टर्म आप लोगों को कल भी बताया था। फ्रंट अगर आप देखें तो जब दो अलग अलग तरह की एयर मासेस जब कॉन्टैक्ट में आती है, उसके बाउंड्री को, द एरिया कमिंग इन बाउंड्री, द जोन ऑफ बाउंड्री, उन दोनों एयर मासेस के बीच की उस एरिया को या उस जोन को क्या कहते हैं? फ्रंट्स कहते हैं। ठीक है। तो पहले तो फ्रंट्स हेडिंग डाल के और वाताग्र हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख लें फ्रंट्स की। When two different air masses with distinct properties को ब्रैकेट में लिख लिए, टेम्परेचर, मॉइस्चर, डेंसिटी एंड प्रेशर, meet the boundary zone between them is called a front. The process of formation of fronts is known as frontogenesis. While frontolysis is the end stage of a front. हिंदी में लिख लें, जब किसी भूभाग में विभिन्न भौतिक गुणों वाले वायु राशियां जिनके तापमान, आर्द्रता, घनत्व आदि में पर्याप्त अंतर होता है, एक दूसरे के निकट आती है परंतु मिल नहीं पाती, मिक्सिंग नहीं होती, तभी तो एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है ना, परंतु पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती, उनके मध्य कुछ समय के लिए अशांत पृष्ठ
जब किसी भूभाग में विभिन्न भौतिक गुणों वाली वायु राशियाँ जिनके तापमान, आर्द्रता, घनत्व आदि में पर्याप्त अंतर होता है, एक दूसरे के निकट आती है परंतु पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती, उनके मध्य कुछ समय के लिए अशांत पृष्ठ का निर्माण होता है। इस अशांत पृष्ठ को ही वाताग्र कहते हैं। वाताग्र के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन, जबकि वाताग्र के नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय कहते हैं। वाताग्र क्षय कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आई गई है कि फ्रंट्स क्या होते हैं। दो एयर मासेस जो एंटायरली मिक्स नहीं कर पाते, तभी तो एक ऊपर जाती है एक सबसाइड कर जाती है। एक ऊपर जाती है, वार्म, हमेशा वार्म एयर ही राइज करती है। कोई भी फ्रंट का भी डेवलपमेंट अभी हो, लेकिन हमेशा वार्म एयर ही राइज करेगी एंड कोल्ड एयर जो है वो सिंक डाउन करेगी। तो वो एयर की मिक्सिंग नहीं हो पा रही, एक बाउंड्री जोन क्रिएट हो रहा है या फिर एक सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहें उन्हें, और इसी सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी को जो है वो फ्रंट कहते हैं। ठीक है, कुछ उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लें। अ फ्रंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। Number 1, sharp temperature changes over a relatively short distance. Sharp temperature changes over a relatively short distance. वाताग्र की कुछ या फिर वाताग्र निम्नलिखित कारकों से पहचान की जा सकती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो लिखें। अपेक्षाकृत कम दूरी पर तापमान में तेजी से बदलाव होता है। सेकेंड, चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट। आर्द्रता की मात्रा में परिवर्तन। रैपिड चेंजेस इन विंड डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट, रैपिड चेंजेस इन विंड डायरेक्शन। पवन की दिशा में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। प्रेशर चेंजेस या फिर चेंजेस इन प्रेशर। वायु दाब में परिवर्तन। वायु दाब में परिवर्तन। ठीक है, तो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो आपने देख लिए कि क्या है। अब आप देखें कि दो जोन के जो मिक्सिंग वाली जगह है, जाहिर सी बात है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखें कि कुछ दोनों एरिया में बिल्कुल दो अलग अलग तरह के टेम्परेचर्स हैं। तो टेम्परेचर में डिफरेंस, बहुत ज़्यादा प्रेशर का चेंजेस, उस तरह के फिनोमेना जो हैं वो फ्रंट्स पे देखे जाते हैं।